नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। ईरान और इजरायल के बीच पिछले 4 दिन से खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है और दोनों ही देश एक दूसरे पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं। इसी बीच ईरान के एक कदम ने मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध की सरगर्मी को और तेज कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर अटैक कर दिया है। ईरान की मिसाइल सीधे तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर गिरी है, जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। हालांकि ईरान के मिसाइल अटैक में अमेरिकी दूतावास का कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन आपको बता दें, तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास और यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उधर खबर है कि यमन की तरफ से भी इजरायल पर मिसाइल फायर की गई है। मिसाइल अटैक के बाद इजरायल के कई शहरों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। वहीं इजरायल ने भी ईरान पर हवाई हमले अपने तेज कर दिए हैं। इजरायल ने वेस्ट ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया है। תראו רסיסים על הגלזביץ', אני צועד הביתה, אני... तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव, जहां पर इजरायल में अमेरिकी दूतावास भी स्थित है। हालांकि ट्रंप की ओर से पहले ही ईरान को यह चेतावनी दी गई थी कि अगर अमेरिका पर किसी तरीके से हमले की कोशिश की जाती है तो फिर ऐसा जवाब देंगे जो ईरान ने सपने में नहीं सोचा होगा। ये सीधी सीधी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई थी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इजरायल में तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास स्थित है, ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल अमेरिकी दूतावास में गिरी। हालांकि आपको बता दें कि कोई भी इसमें कर्मचारी अमेरिका का हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि इससे खतरा अब और बढ़ गया है। युद्ध की जो सरगर्मी है और ज्यादा बढ़ गई है। What the fuck? ईरान और इजरायल की जंग अब बेहद खतरनाक होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे को पूरी तरह से मिटाने पर तुले हैं। युद्ध में अमेरिका की कभी भी एंट्री हो सकती है। वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने उसे इजरायल पर एटमी हमले की गारंटी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजरायल और ईरान के इस जंग में अब चलने वाला है एटम बम? नेतन्याहू और खामनेई दोनों अड़े हुए हैं। ईरान और इजरायल अब परमाणु युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। להישמע בקפדנות. इजराइल ने तेहरान के ऑयल डिपो पर अटैक किया तो ईरान ने इजराइल के हाई पावर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान ने यहूदियों के धर्म स्थल यरूशलेम को टारगेट किया तो इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मशहद पर अटैक किया। इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की तो ईरान ने तेल अवीव की रेजिडेंशियल इमारतों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया। ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी तो इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग को उड़ा दिया। इजराइल ने तेहरान की वाटर पाइपलाइन को तबाह करके तेहरान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए तो ईरान ने भी तेल अवीव की वाटर पाइपलाइन को टारगेट कर तबाह कर दिया। चार दिन से चल रहा ईरान और इजराइल का युद्ध भीषण हो गया है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। 80 घंटे से ज्यादा की जंग हो गई है। दोनों तरफ भयंकर तबाही मची है।
सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच अब आगे क्या होने वाला है। क्या दोनों देशों के बीच बात एटमी जंग तक पहुंचने वाली है? क्या इजराइल ईरान पर परमाणु बम मारने वाला है? क्या ईरान के कहने पर पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान ने ईरान को क्यों दी इजराइल पर एटमी हमले की गारंटी? ईरान और इजराइल की जंग में पाकिस्तान क्यों कूदा, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेल अवीव पर ईरान की इस नई बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक देखिए। पिछले 24 घंटे के अंदर तेल अवीव पर ईरानी हमले में कम से कम 3 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि 67 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन 24 घंटे के अंदर ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया। ईरान के मिसाइल अटैक में सबसे ज्यादा नुकसान हाइफा में पहुंचा है। ईरान ने हाइफा में इजराइल के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। ईरान ने हाइफा पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें सीधे हाइफा के पावर प्लांट पर आकर गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। हाइफा पर ईरानी अटैक कितना भयंकर था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइलें हाइफा के मुख्य जनरेटरों पर लगी, जिससे पावर स्टेशन बुरी तरह तबाह हो गया। ईरान ने इजराइल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया, वो इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। ये इजराइल की पोर्ट सिटी है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। हाइफा पोर्ट से इजराइल का ज्यादातर आयात किया जाता है। ईरान ने कह दिया है कि जब तक इजराइल की तरफ से हमले होते रहेंगे, तेहरान की तरफ से उसे ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा और आने वाले दिनों में ईरान इससे भी खतरनाक मिसाइलों से हमला करेगा, जिसकी इजराइल ने कल्पना भी नहीं की है। इसका असर बहुत दर्दनाक होगा। ما از خودمون دفاع میکنیم، دفاع کاملا مشروع هست، با اقتدار دفاع میکنیم و این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش‌های ما برای هر توافقی که هدف اون عدم برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای باشه آمادگی داریم. چون این دکترین خود ما هست، اعتقاد خود ما هست مبنی بر ممنوعیت و حرمت سلاح‌های هسته‌ای. ولی اگر هدف توافق این باشد که ایران رو از حقوق هسته‌ای خودش محروم بکنه، طبیعی هست که برای چنین توافقی ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल के तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट, रेहोवोत, हाइफा, एलात और यरूशलेम को निशाना बनाया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। कुछ मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। ये इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जहां ईरान की मिसाइलों ने रात में जबरदस्त दहशत मचाई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी पर भी गिरी। हालांकि इस अटैक में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। What the fuck? तेल अवीव में किस कदर तबाही मची है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में यहां की हाई राइज बिल्डिंग पूरी तरह से खंडहर में बदल गई है। ईरान अब लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है।
वो नए नए तरीके और मिसाइलों से इजराइल पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। इजराइल में ईरान के निशाने पर इजरायली नेताओं के सीक्रेट घर, एनर्जी साइट्स और हथियार फैक्ट्री है। इसके साथ ही आईडीएफ का कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरान के निशाने पर है। इजरायली सेना का एयरबेस और मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। להישמע בקפדנות. ईरान ने इजराइल के नागरिकों को धमकी दी है। कहा है अगर जान बचानी है तो वो जल्द से जल्द कब्जे वाली जमीन छोड़ दे। आपके आने वाले दिनों के लिए ये चेतावनियां हैं। कब्जे वाली भूमि छोड़ दें, क्योंकि निश्चित रूप से वे भविष्य में आपके लिए रहने योग्य नहीं होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहादुर ईरानी लड़ाकों की विनाशकारी प्रतिक्रिया का दायरा सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को शामिल करेगा। ईरान हमला कर रहा है तो इजराइल भी उस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। तेहरान से लेकर मशहद तक इजरायली अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। ईरान में इजराइल के कौन कौन से टॉप टारगेट हैं, इजराइल अब तक कितने टारगेट अपने अचीव कर चुका है, इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। इजराइल के हमलों से ईरान भी दहल रहा है। ये पश्चिमी ईरान की ऑयल रिफाइनरी है, जिसे आज सुबह आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया है। इजराइल के फाइटर प्लेन ईरान के शहरों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायली सेना दावा कर रही है कि उसने अब तक के ऑपरेशन में ईरान के अंदर 300 से ज्यादा टारगेट को हिट किया है। 20 से ज्यादा टॉप कमांडर और कई हथियार और तेल डिपो को तहस नहस कर दिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने तेहरान, कोम, मशहद, शिराज, किरमानशाह जैसे बड़े और अहम शहरों को टारगेट किया है। इजरायली फोर्स ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बना रही है। आईडीएफ ने एनिमेटेड मैप जारी करके बताया कि उसने तेहरान में आईआरजीसी क्वाड्स फोर्स के कमांड सेंटर को भी उड़ा दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ईरान पर इजराइल का हमला जोरदार होता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने तेहरान में विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग को टारगेट किया। इजराइल ने तेहरान में भी ईरानी न्याय मंत्रालय की इमारत पर अटैक करके उसे उड़ा दिया। आईडीएफ ने तेहरान में ईरान नेवी के हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। इजरायली फोर्स ने तेहरान की सबसे बड़ी वाटर पाइपलाइन को भी निशाना बनाकर बर्बाद कर दिया। वाटर पाइपलाइन फटने से तेहरान में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हमारी बेहतरीन पायलट तेहरान के ऊपर हैं। तेहरान जल रहा है, लेकिन हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। भले ही हमने उन्हें खाली करने के लिए कहा था और वो खाली कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर निकासी हो रही है। आप इसके बारे में नहीं सुनते क्योंकि ईरानी इसे छिपा रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है। लेकिन वो इसके उल्टा तमरा, तेल अवीव, रिशोन, लेजियन, रेहवोट, हर जगह हमारे नागरिकों पर हमला करते हैं, बमबारी करते हैं। बेशक हम अलग तरीके से काम करते हैं। इजराइल की हिट लिस्ट में ईरान के अंदर उसकी सभी न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री, ऑयल डिपो, गैस रिफाइनरी, एयरबेस और अहम बिल्डिंग है। इनमें से कई टारगेट को इजराइल अचीव कर चुका है। बिना संदेह कि कल आसुलिये पर जो हमला हुआ वो एक स्पष्ट आक्रामकता और अत्यंत खतरनाक कदम था। संघर्ष को पर्शियन गल्फ रीजन तक विस्तार देना एक बड़ी रणनीतिक भूल है जो संभवतः जानबूझकर की गई है, जिसका उद्देश्य युद्ध को ईरान की सीमाओं से परे खींचना है। पर्शियन गल्फ रीजन एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल क्षेत्र है और वहां किसी भी सैन्य बढ़ोतरी से पूरे क्षेत्र यहां तक कि विश्व को उलझाने का जोखिम है। ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मशहद है। जिस गुंबद के पीछे से धुआं उठ रहा है वो मशहद एयरपोर्ट है। इजराइल का दावा है कि उसने मशहद एयरपोर्ट पर ईरान के ईंधन भरने वाले विमान पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया है। इजराइल से मशहद की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है। इजराइल का कहना है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉइन की शुरुआत के बाद से ही ये इजराइल का ईरान पर सबसे लंबी दूरी का हमला है। ये तस्वीरें इजराइल से करीब
1900 किलोमीटर दूर ईरान के शहर कोम की है। कोम के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में हल्के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान में जबरदस्त पैनिक है। खासतौर से तेहरान में बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। इजराइल पिछले 80 से ज्यादा घंटे से ईरान पर अटैक कर रहा है, जिसमें अब तक 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन 80 घंटों में ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। ईरानी अटैक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। 24 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन भी मारे हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है, लेकिन कई ऐसे ड्रोन और मिसाइल भी हैं जिनका इजराइल के शहरों पर सीधा इंपैक्ट हुआ है। क्या अब ईरान और इजराइल की जंग न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचने वाली है? क्या पाकिस्तान अब ईरान के लिए इजराइल पर न्यूक्लियर बम से अटैक करने वाला है? ईरान और उसके खेमे के लिए इजराइल की क्या खास प्लानिंग है? क्या इजराइल ईरान के बाद पाकिस्तान और उसके दूसरे साथियों को सबक सिखाएगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग पूरी दुनिया को अब चौंकाने वाली है? इस रिपोर्ट में समझिए। मिसाइलों की धमक ट्रेलर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है। न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगा, मिडिल ईस्ट का क्या होगा? इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के पास ऑप्शन बहुत कम है। ईरान इजराइल के हमले को अपने वजूद की लड़ाई मान रहा है, जबकि इजराइल ईरान की एटमी पावर होने को खुद की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। अब इस लड़ाई में ईरान कंगाल पाकिस्तान के नाम पर भी दम दिखा रहा है। ईरान की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा और इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सीनियर जनरल मोहसेन रिजाई ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है और परमाणु अटैक को लेकर उसका साथ देगा। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इससे साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के दावों को गलत बताया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास करीब 170 परमाणु हथियार है। उसकी परमाणु नीति फर्स्ट यूज बेस्ड है, यानी जिसका मतलब है कि वो खतरे के हालात में पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार मुस्लिम कंट्रीज से एक होने की अपील कर रहे हैं। ईरान की वसातत से ईरान का दावा है कि पाकिस्तान उसकी मदद के लिए इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। हालांकि इजराइल का रुख साफ है कि ईरान कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। वो ईरान के साथ साथ पाकिस्तान और उसके करीबियों को भी देख लेगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बम असेंबल करने की क्षमता है, लेकिन ईरान को उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. अमेरिका भी कह रहा है कि ईरान को बम बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन हम इन्हें बनाने नहीं देंगे।
They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। इस तरह से ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है। इसके बाद से इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ईरान के पास एटम बम है तो तीसरा युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक जाएगा, नहीं हटेगा। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। अब आगे क्या होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर तक का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ईरान के रूस और चीन जैसे साथी खुलकर उसके साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो अलग थलग सा पड़ गया है। अब आगे ईरान और इजराइल वॉर किस तरफ करवट लेती है, ये बड़े देशों के रुख पर निर्भर करेगा। इजराइल ने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को तोड़ा है, बल्कि ईरान को यह भी बता दिया है कि जब जहां चाहेगा वहां घुसकर मारेगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन में भले ही इजरायली एयरफोर्स की ताकत की तारीफ दुनिया कर रही है, लेकिन ईरान की असली कमर मोसाद ने तोड़ी है, जिसने यूक्रेन मॉडल के जरिए ईरान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। ईरान को तबाह करने का क्या है इजरायली प्लान? ईरान में इजराइल का यूक्रेनी मॉडल। इजराइल ने ईरान में कैसे पहुंचाया कामिक्रेज ड्रोन? इजराइल ने कैसे तबाह किए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम? ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक जारी है। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के सामने ईरान बेबस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोसाद ने ईरान का डिफेंस सिस्टम को ईरान से ही तबाह कर दिया था। इसके लिए इजराइल ने काफी पहले से ही फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली एयरफोर्स का रास्ता बनाने के लिए पहले ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने का काम किया। मोसाद ने 3 चरणों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए इजरायली एयरफोर्स की दुनिया तारीफ कर रही है, जिसके सटीक ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। उसकी जमीन मोसाद ने तैयार की थी। मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस स्थापित किए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया। अटैक से पहले ड्रोन को एक्टिव कर ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मचा दी। अब इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। ईरान की आर्मी ने देश के भीतर एक 3 मंजिला इजरायली ड्रोन फैक्ट्री का पता लगाया, जिसमें इजराइल सुसाइड ड्रोन तैयार कर रहा था। जिन ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुक्रवार की रात को किया और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरानी आर्मी ने ऐसे ट्रकों को भी पकड़ा है जिसमें इजराइल के ड्रोन को ले जाया जा रहा था। इसके बाद ईरान की टेंशन बढ़ गई है। ईरानी आर्मी को डर सता रहा है कि इजराइल की ऐसी और भी फैक्ट्रियां ईरान में मौजूद हो सकती हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को निशान बना सकती हैं। ईरान को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि 2 जून को यूक्रेन ने इसी तरीके से रूस पर अटैक किया था। यूक्रेन ने तस्करी कर ड्रोन को ट्रक के जरिए रूस पहुंचाया और फिर रिमोट के जरिए ऐसा अटैक किया जिसकी कल्पना रूस और दूसरे देशों ने भी कभी नहीं की थी। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया था और 40 से ज्यादा फाइटर जेट को खाक कर दिया। मोसाद ने ऐसा ही ईरान में किया। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन 3 चरणों में अंजाम दिया। पहले चरण में ईरान के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले क्षेत्रों में ड्रोन प्रणालियों को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल का व्यापक अभियान शुरू हुआ। दूसरे चरण में ड्रोन सिस्टम को इजरायली एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर
एक्टिव किया गया और रिमोट के जरिए ड्रोन को ऑपरेट कर ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। ऑपरेशन के तीसरे चरण में मोसाद ने ट्रकों के जरिए अलग अलग जगहों पर ड्रोन की तैनाती की और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका फायदा इजरायली एयरफोर्स को मिला। इजराइल के करीब 300 फाइटर जेट ने ईरान पर एक साथ अटैक किया और उसके न्यूक्लियर स्टेशन, टॉप कमांडर्स, परमाणु वैज्ञानिकों को एक साथ खत्म कर दिया। यानी इजराइल ने ईरान के सीने पर जो घाव दिया है उसमें सबसे गहरा घाव ईरान में तैनात इजरायली ड्रोन के जरिए मोसाद के एजेंटों ने दिया है। इजरायल ने यूक्रेन मॉडल के जरिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान का यह आरोप है कि मोसाद के एजेंट्स ने रिमोट से NLOS मिसाइल लॉन्चर के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं अब लेबनान मॉडल के जरिए इजरायल पर परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का आरोप भी लगाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में दहशत है क्योंकि तेहरान की सड़कों पर अचानक कारों में विस्फोट हो रहा है। डर से लोग तेहरान छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल लगातार कारों में विस्फोट कर रहा है, जिससे ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। दरअसल तेहरान में चलती कारों में विस्फोट के बाद ईरान ने इजराइल पर कारों में विस्फोट कराने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल ने जो मॉडल लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने के लिए अपनाया था, क्या उसी मॉडल का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहा है। लेबनान में पिछले साल एक साथ पेजर में विस्फोट हुए थे, जिसके बाद ये बात सामने आई। ये काम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही है। अब ईरान में कारों में विस्फोट हो रहा है तो इजराइल पर विस्फोट कराने का आरोप लग रहा है। दरअसल इससे पहले भी इजराइल ने कार में विस्फोट कराकर कई ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की थी। तब परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तभी उनके बगल में चल रही एक मोटरसाइकिल चालक ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटा सा मैग्नेटिक बम चिपका दिया। चंद सेकंड बाद ही उसमें विस्फोट हुआ, जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। अहमदी रोशन ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र में काम करते थे। ईरान में एक बार फिर से कारों में विस्फोट हो रहा है। अब तक 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में ईरान ने इजराइल पर कारों में विस्फोट कराकर परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कराने का आरोप लगाया है। इजरायल ईरान में अपने टारगेट पर चुन चुन कर अटैक कर रहा है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले कर रहा है तो ईरान के एयरपोर्ट से गैस फील्ड तक को तबाह कर रहा है। इजरायल ने ईरान के कई बड़े जनरलों को ढेर कर दिया। अब यह खुलासा हुआ है कि इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई को मारने का भी प्लान बना लिया था, लेकिन ट्रंप ने इस प्लान को मंजूरी नहीं दी। अयातुल्लाह खामनेई को खत्म करने को तैयार था इजराइल। इजराइल आर्मी के टारगेट पर थे ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता। ट्रंप ने नेतन्याहू के प्लान पर लगा दिया वीटो। ईरान और इजराइल के बीच जंग चौथे दिन जारी है। मिसाइलों और बमों की बारिश में आम नागरिक भी नहीं मर रहे हैं। इजराइल ईरान के बड़े आर्मी जनरलों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमले के तुरंत बाद ईरान आर्म फोर्सेस के चीफ मोहम्मद बागेरी, ईरान के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांड इन चीफ हुसैन सलामी और IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजी जादेह को मिसाइल हमले में मार दिया। तो कल रात इजराइल ने IRGC के खुफिया प्रमुख जनरल मोहम्मद काजेमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहाकिक को भी ढेर कर दिया। यही नहीं, ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल हमेशा के लिए खामोश कर चुका है। अब ये सामने आ रहा है कि इजराइल के निशाने पर सीधे ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामेनेई थे। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग के पहले ही दिन खामेनेई को मार डालना चाहते थे। नेतन्याहू ने खामेनेई के
डेथ वारंट पर साइन कर दिया था। इजरायली वायुसेना के विमानों ने अपने निशाने पर अयतुल्लाह खामेनेई को लॉक कर दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान पर वीटो लगा दिया। ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो ईरान की राजनीतिक लीडरशिप की हत्या के खिलाफ है। जिस तरह इजराइल ईरान के टॉप जनरलों की चुन चुन कर हत्या कर रहा है, उसके प्लेन बगैर किसी रोक-टोक के ईरान और उसकी राजधानी तेहरान में अटैक कर रहे हैं, उसे देखते हुए इजराइल के लिए अपने रास्ते से अयतुल्लाह खामेनेई को हटाना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन ट्रंप ने उन्हें जीवन दान दे दिया। ये खबर सामने आते ही ईरान में हड़कंप मच गया। अयतुल्लाह खामेनेई अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए। अयतुल्लाह खामेनेई को पूरे परिवार के साथ लाविजाना के बंकरों में सुरक्षित ले जाया गया। इजराइल के खौफ का आलम यह है कि खामेनेई का उत्तराधिकारी माने जाने वाला उनका बेटा मोज्तबा भी बंकर में उनके साथ छिपा है। इजराइल के प्लान पर वीटो लगाने के बाद ट्रंप कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वो G7 की बैठक में भाग लेंगे। वहीं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान के बारे में साफ साफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नेतन्याहू से जब अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत की फर्जी खबरें चल रही हैं जो कभी हुई ही नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम वो करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, और जो जरूरी है वो हम करेंगे। और मेरे ख्याल से अमेरिका जानता है कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। अब सवाल है कि आखिर इजराइल अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या क्यों करना चाहता है। नेतन्याहू के हिट लिस्ट में खामेनेई क्यों है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के आध्यात्मिक नेता और सुप्रीम लीडर हैं। अयतुल्लाह खामेनेई ईरान की सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। किसी देश के खिलाफ युद्ध के ऐलान का अधिकार उनके पास ही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार अयतुल्लाह खामेनेई के पास ही है। खामेनेई 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। फिर ईरान के संविधान में परिवर्तन कर खामेनेई को देश का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। 1989 में ईरान के पहले अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद उन्हें सर्वोच्च नेता चुना गया था। ऐसे में अयतुल्लाह को खत्म करने का मतलब होगा ईरान को नेता विहीन करना, जिसकी इजाजत ट्रंप ने नहीं दी। फिलहाल तो अयतुल्लाह खामेनेई बच गए। जान बचाने के लिए पूरे परिवार के साथ बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू उनके पीछे क्यों पड़ी हैं? आखिर नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्यों वे ईरान में सरकार को बदलवाना चाह रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। सवाल है कि आखिर नेतन्याहू ईरान से अयतुल्लाह खामेनेई को क्यों हटाना चाहते हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू करने के समय ही साफ कर दिया था कि उसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान में मौजूदा लीडरशिप रहते इस प्रोग्राम को रोकना मुश्किल है, इसीलिए वो अयतुल्लाह खामेनेई को ही रास्ते से हटा देना चाहते हैं। नेतन्याहू ईरान पर हमला शुरू करने के बाद कह चुके हैं कि इजराइल का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। नेतन्याहू का प्लान बिल्कुल क्लियर है। उनके 2 टारगेट हैं। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी कीमत पर रोकना। दूसरा, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव। 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान एक उदारवादी देश हुआ करता था। जब से अयतुल्लाह खामेनेई का शासन आया, ईरान में कट्टरपंथियों का जमावड़ा हो गया। ईरान इजराइल के अस्तित्व को नकारने लगा और उन आतंकी संगठनों को शह देने लगा जो इजराइल को मिटाने की बात करते हैं। ईरान के शासन केंद्र में अयतुल्लाह खामेनेई है, इसीलिए नेतन्याहू उन्हें ही खत्म करना चाहते हैं। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप का प्लान भी सामने आ गया है। ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर ईरान को लेकर 2 बड़ी बातें कही हैं। ट्रंप ने पहला बयान ये दिया कि अगर ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया तो अमेरिका उस पर ऐसे हमले करेगा जो ईरान ने न देखा होगा न सुना होगा। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने दूसरा बयान भी जारी किया। ट्रंप ने इसमें कहा कि वो इजराइल और ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रूथ स्पेशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि ईरान और इजराइल के बीच जल्द ही शांति होगी। दोनों देशों के बीच समझौता कराने के लिए फोन पर बहुत सारी बातें और बैठकें हो रही हैं। ईरान और इजराइल को डील करना चाहिए और वे सौदा करेंगे। मैं शांति के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन उसका श्रेय मुझे नहीं मिलता है। ठीक है, आम लोग समझते हैं मध्य पूर्व को फिर से महान बनाऊंगा। ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए?
क्या ईरान के साथ जंग के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू की अलग अलग राय है? क्या जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच कोई मतभेद है? फिलहाल तो इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि बिना अमेरिका के समर्थन के इजराइल इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकता है। हमास के खिलाफ इजराइल पिछले 20 महीने से लड़ रहा है। इसमें अमेरिका के कई सहयोगी देश खुलकर इजराइल के खिलाफ सामने आ चुके हैं, इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका चट्टान की तरह मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। दरअसल नेतन्याहू का स्टैंड साफ है। पहले उन्होंने हमास को खत्म किया, जिसे ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है, फिर हिजबुल्लाह के नेताओं को चुन चुन कर मारा। अब ईरान के दोनों प्रॉक्सी लगभग खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने ईरान को सबक सिखाने की ठानी है। ट्रंप भी ईरान के खिलाफ हमले में पूरी तरह इजराइल के साथ है। पहले तो अमेरिका ने कहा जंग का फैसला इजराइल का है। अगर ईरान को अपनी तबाही रोकनी है तो परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर आए, लेकिन बाद में ट्रंप ने मान लिया कि उन्हें पता था कि इजराइल कब ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल में सीज फायर होगा। सीज फायर कब होगा ये तय नहीं है। चलिए खैर, अब निकलते हैं, बात हरियाणा की करते हैं, जहां एक मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर हरियाणवी मॉडल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। शीतल का शव सोनीपत के खरखौदा में नहर में मिला है। शीतल मूल रूप से पानीपत की रहने वाली थी। शनिवार को वो घर से एक शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद शीतल की बहन ने पानीपत थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। आज सुबह शीतल का शव सोनीपत से बरामद कर लिया गया है। शीतल की पहचान शरीर पर बने हुए टैटू से कर ली गई है। वहीं सोनीपत के एसीपी ने यह बताया कि नहर में एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त हो गई है और ये पता चला कि पहले से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पता करने पर यह जानकारी सामने आई कि गुमशुदा की जो तलाश की जा रही थी, जो शव नहर से बरामद हुआ, वो शीतल का ही है। तो तस्वीरें हम आपको शीतल की दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शीतल पानीपत की रहने वाली थी और उभरती हुई मॉडल थी। कई म्यूजिक एल्बम में काम कर चुकी थी और एक शूटिंग के सिलसिले में ही अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव गई हुई थी, लेकिन उसके बाद शीतल वापस नहीं आई। शीतल की बहन ने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा दी गई थी और पुलिस को 2 दिन के बाद आज शीतल की जो डेड बॉडी है वो एक नहर से मिली है। शीतल की पहचान उनके शरीर पर बने हुए टैटू से की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। अब बात ये भी सामने आ रही है कि क्या ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत शीतल की हत्या को अंजाम दिया गया है? क्या शूटिंग के बहाने हत्या करने के लिए शीतल को बुलाया गया था? ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स ने बताया है कि नहर में जो शव मिला उसमें 2 लोग थे, जिसमें सुनील नाम का एक लड़का गाड़ी चला रहा था। सुनील तैरकर बच गया और शीतल की मौत हो गई। दरअसल सुनील ने मर्डर को एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि सुनील प्री प्लान तरीके से शीतल की हत्या करना चाह रहा था और फिर गाड़ी को जानबूझकर उसने नहर में गिरा दिया। शीतल के शरीर पर चोटों के कई निशान भी मिले हैं। थाना मतलौडा में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया। जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं।
अब शीतल की बहन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मॉडल की बहन नेहा ने यह बताया कि शीतल 2 दिन पहले शूटिंग के लिए निकली थी। 14 जून को शीतल ने वीडियो कॉल पर बात भी की थी। शीतल ने यह बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड सुनील उसे पीट रहा है, जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इतना बताने के बाद कॉल अचानक से कट हो जाता है। शीतल की बहन ने यह भी बताया कि शीतल की दोस्ती सुनील से एक होटल में हुई थी। सुनील शीतल से शादी का वादा करता था और बाद में पता चला कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, जिसके बाद शीतल ने सुनील को मना कर दिया, उसके साथ काम करने से भी इनकार कर दिया। गुस्साए सुनील ने शूटिंग वाली जगह पहुंचकर शीतल से जमकर मारपीट की। शीतल ने वीडियो कॉल पर यह भी बताया कि उसके गर्दन पर भी चोट आई है। और इस पर मेरे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं। अतुल, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या जानकारी आई है सामने? देखिए, सुनील जो है वो अभी तक जो पानीपत का पार्क हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट था और उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को यह बताया था कि शीतल जो है वो उसके साथ गाड़ी में थी और एकाएक गाड़ी जो है वो रिलायंस नहर के अंदर जो कि सोनीपत में है उसके अंदर गिर जाती है, जिसमें वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। तो अब क्योंकि पुलिस पार्क होटल से अब से कुछ देर पहले ही पुलिस जो है वो लेकर निकली है सुनील को। पानीपत पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जो शव है शीतल का वो नहर से बरामद किया जा चुका है, गाड़ी जो है वो निकाली गई है नहर के अंदर से और अब लगातार सुनील से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से नेहा जो कि बहन है शीतल की, उसके ये आरोप है कि 2 दिन पहले किस तरीके से सुनील जो है वो शीतल के साथ मारपीट कर रहा था, बाकायदा उसको कॉल की जाती है, वीडियो कॉल की जाती है और उसके बाद नेहा को यह बात बताई जाती है, लेकिन एकाएक फोन कट जाता है। और अब जब बॉडी रिलायंस नहर से शीतल की मिली है, जो कि पूरा नाम बताया जाता है शीतल एलियस, शीतल जो नाम है शीतल एलियस सिम्मी, ये पूरा नाम बताया जाता है, उसकी बॉडी मिली है, हाथ में टैटू से उसकी पहचान हुई। और अब जब सुनील को पार्क हॉस्पिटल से पुलिस लेकर गई है थाने में, जो कि ये कहानी बता रहा था कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और जो गाड़ी है वो नहर के अंदर गिर गई थी और वो खुद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, उसको नहीं पता कि आखिर जो शीतल है उसका क्या हुआ, नहर में जब गाड़ी गिरी तो उसका क्या हुआ, ये तमाम चीजें थी जिससे पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। और उसके बाद क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होना है शीतल का, उसको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि हत्या करके शव जो है उसको गाड़ी को नहर के अंदर फेंका गया, तो अब ये पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा। पहले पोस्टमार्टम हो, डॉक्टर्स का पैनल बनेगा और उसके बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके तहत जो कई धाराओं के अंदर बीएनएस की जो धाराएं हैं उसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि सुनील इस पूरे मामले के अंदर अहम कड़ी है, दोस्त बताया जाता है, शादीशुदा है, इसने पहले जो है वो ये बताया था कि वो शादीशुदा नहीं है, बच्चे उसके हैं। ये जब उसको पता लगता है शीतल को, तो वो उसके बाद उससे रिश्ता तोड़ देती है। तो अब जब सुनील से पूरी पूछताछ होगी और उसके आधार पर जो है पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम होगा शीतल का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर पुलिस का ये कहना है कि वो आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो शीतल के घर वाले हैं उन्होंने अलग से शिकायत पुलिस को दी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो पानीपत के अंदर जो है रजिस्टर थी और अब जब शीतल की पहचान हो चुकी है, शीतल को जो सिविल हॉस्पिटल है सोनीपत का वहां पर लेकर जाया गया है और माना जा रहा है कि डॉक्टर्स का एक पैनल बनेगा, जिसके बाद पूरा पोस्टमार्टम जो है वो शीतल का होगा, जिसके यही पता लग सकेगा कि आखिर किस तरीके से उसकी हत्या की गई थी, कैसे उसकी हत्या की गई थी। तो तमाम चीजें हैं जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का कहना है कि सुनील से लगातार पूछता जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वो इंतजार है, जिसके बाद बीएनएस के अतुल, क्या पुलिस को यह भी शक है कि कुछ और लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं? हत्याकांड में कुछ और लोगों के शामिल होने का भी क्या शक है पुलिस को? बिल्कुल, देखिए सुनील क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हम पार्क हॉस्पिटल पहुंचे तो उससे कुछ समय पहले ही पुलिस उसे लेकर निकली है और लगातार जो पानीपत पुलिस है वो उससे पूछताछ कर रही है। तो अब क्योंकि सबसे अहम कड़ी सुनील उसके साथ था और जैसा कि नेहा ने भी बताया कि सुनील जो है वो उसका दोस्त था, उसके साथ शूटिंग पे जाता था, उसने अपने आप को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है, रिश्ता तोड़ने की बात हुई थी, लेकिन वो एकाएक सेट पर आता है और जो शीतल है उसको लेकर जाता है और उसके बाद यहाँ से वो बाद में जो बॉडी है आज सुबह वो शीतल की बरामद होती है। तो फिलहाल अब जब सुनील क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर अहम कड़ी है, सुनील से पूछताछ होगी, सुनील इस पूरे मामले का खुलासा करेगा कि आखिर उसके साथ और लोग थे, आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, कैसे जो है वो गाड़ी नहर के अंदर गिरती है जो कि सोनीपत के अंदर रिलायंस नहर है। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जब पूरा डॉक्टर्स का पैनल जब उसका पोस्टमार्टम करेगा तो उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जो है अन्य धाराओं में बिल्कुल तब ये साफ हो जाएगा कि क्या सुनील ने अकेले हत्या की या फिर इस हत्याकांड में और भी तमाम लोग शामिल थे। इस अलग अलग एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को आगे जांच रही है। बहुत शुक्रिया अतुल फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए।